हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के बारे में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बारे में बात करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। नेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं वर्तमान में। करंट एग्जाम के अंदर जो करंट के अंदर अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था नेट का, और जून एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर भी पूरे चांस है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और संविधान जितने भी वर्तमान में आज तक संविधान के अंदर संशोधन जितने भी हुए हैं उनमें से काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, तो इसके बारे में चर्चा करना लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो ये हमने संविधान संशोधन किया था, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा संविधान संशोधन किया गया था 1942 संविधान संशोधन 1976 के अंदर किया गया था। तो संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मूल संविधान है हमारा, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मान लो उस संविधान, जैसे देश के अंदर कोई कानून है उसके अंदर परिवर्तन करना है, ठीक है, पहले से प्रचलित कानून को समाप्त करना है मान लो, या कोई ऐसा कानून की जरूरत पड़ गई जिसको जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है, संविधान के अंदर जोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारत की संसद के द्वारा संशोधन करना पड़ेगा संविधान के अंदर, और उस संशोधन करके उस कानून को मतलब जोड़ना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 35 है, ठीक है, आर्टिकल 35 तो पहले से प्रचलित है, लेकिन हमें अगर कोई कानून जोड़ना है तो आर्टिकल 35 के अंदर 35A नाम का आर्टिकल जोड़ देंगे, उप अनुच्छेद जोड़ देंगे, नया अनुच्छेद जोड़ देंगे 35A, ठीक है, ऐसे हमें जोड़ना पड़ता है। और कोई आर्टिकल है पहले से प्रचलित है, उसको हटाने की मतलब कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी मान लो उस कानून की, तो उसको हम संशोधन के माध्यम से हटाते हैं। तो कोई कानून है वो जोड़ना है संविधान के अंदर या कुछ प्रोविजन हटाना है संविधान से, तो हमें संशोधन करना पड़ता है। और ये जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान 1976 के अंदर किया गया था, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए गए थे। इसके अंदर हम उनको एक एक कर लेते हैं, एक एक पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि मूल संविधान के अंदर ये तीनों शब्द नहीं थे, लेकिन हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द हमने ना ऐड किए, ठीक है। मूल संविधान के अंदर ये शब्द नहीं थे, लेकिन हमने संविधान संशोधन किया और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इनका हम मतलब देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है। समाजवाद, जैसे देश या भारत जो राष्ट्र है, ठीक है, भारत देश है, स्टेट है, उसके अंदर मतलब जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस है, वो उन पर भारत जो स्टेट है, भारत का नियंत्रण होगा, ठीक है। देश के अंदर जितने भी संसाधन है, राज्य के जितने भी रिसोर्सेज है, उन सभी संसाधनों पर राज्य का, स्टेट का नियंत्रण होगा, ठीक है। निजी संपत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई एक विशेष पंथ नहीं होगा, ठीक है। भारत के अंदर जितने भी पंथ है, जितने भी धर्म है, वो उनका मतलब भारत है वो समान रूप से दर्जा देगा, समान व्यवहार किया जाएगा। सभी धर्म है, सभी पंथ है भारत के लिए समान होंगे। एक भारत विशेष पंथ को, पर्टिकुलर पंथ को बढ़ावा नहीं देगा। जितने भी पंथ है वो भारत के लिए सभी समान है, सभी को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। और अखंडता मतलब भारत हमेशा अखंड है, ठीक है, खंडित नहीं है, ठीक है। जितने भी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, वो भारत के अंग है, सभी मिले हुए हैं, ठीक है। और भारत उनका एक संघ है, और भारत कभी खंडित नहीं हो सकता, हमेशा से अखंड भारत है, ठीक है। मतलब अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो, ठीक है।
जिसके टुकड़े ना हो, एक हमेशा एक रहने वाला, अखंड भारत है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इन तीनों वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया कि क्या क्या मतलब होता है। तो ये तीन शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने जोड़े थे। ठीक है, इनको सीक्वेंस से ऐसे याद कीजिएगा आप। अब है इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया। मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को हमने जोड़ा था। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के अंदर भाग चार के नाम का नया भाग जोड़ा गया था। भाग 4 के अंदर आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। और भाग 4 के नाम में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े और अनुच्छेद 51 ए नाम का नया आर्टिकल जोड़ा। मैंने बताया आपको कि अगर कि संविधान के अंदर संशोधन करना, कोई नया पार्ट जोड़ना है, तो उस अनुच्छेद का एक उप अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है, उसके अंदर उनका प्रोविजन किया जाता है। तो हमने भाग 4 के जोड़ा, अनुच्छेद 51 के जोड़ा। क्यों? मौलिक कर्तव्यों का हमने प्रावधान किया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्य है, इनको हमने संविधान संशोधन के बारे में जोड़ा। इसका मतलब मूल संविधान के अंदर ये नहीं थे। और इनको सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और रूस से लिए गए थे। ये जो मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया था? रूस, रसिया ना, रूस से लिया गया था। और सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया, और उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य हमने संविधान के अंदर जोड़ा था। ठीक है, कि जैसे माता पिता है वो अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मतलब शिक्षा का अवसर मुहैया कराएंगे। ठीक है, जो भी अभिभावक है, माता पिता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम अगला प्रोविजन देखते हैं, इस संशोधन के माध्यम से कौन सा प्रोविजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा संसद का पार्ट है। संसद का एक सदन है लोकसभा, और स्टेट के अंदर होती है विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं, ठीक है, उनको 1971 की जो जनगणना है ना, 1971 की जनगणना के अनुसार 2001 तक सीटों को निश्चित किया गया था। जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं ना, उनको 2001 तक 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों को निश्चित किया गया था। ये प्रोविजन किया गया था। ठीक है, और अगला प्रोविजन हमने ये किया था कि लोकसभा और विधानसभा, इनका जो टेन्योर होता है ना, आपको पता है दोस्तों कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। वर्तमान के अंदर कितना है? 5 वर्ष। जैसे मान लो चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद मतलब जहां से वो कार्यकाल स्टार्ट होता है लोकसभा और विधानसभा का, उस कार्यकाल स्टार्ट होने से लेकर 5 वर्ष तक वो शासन कार्यकाल होता है उनका। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष था, लेकिन हमने 42वां संविधान संशोधन किया, और इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया था? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हमने वापस किया, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने वापस को पहले की जो स्थिति 5 वर्ष कर दिया। वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष है। टेन्योर जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने वापस इसको 5 वर्ष कर दिया, और 42वें के माध्यम से हमने इसको 5 था, 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर
5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। ये आपको कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखना है। और एक प्रोविजन हमने ये किया था कि जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दी गई। यानी कि राष्ट्रपति है मंत्रिमंडल की एडवाइस के ऊपर काम करेंगे। मंत्रिमंडल जैसी एडवाइस देंगे वैसे ही मतलब राष्ट्रपति है वो एडवाइस को स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, एडवाइस, मंत्रिमंडल की एडवाइस के ऊपर, मंत्रिमंडल की एडवाइस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये ऐसी बाध्यता कर दी जाती है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन हमने वापस किया था 1978 के अंदर, और उसके माध्यम से यह कर दिया गया कि जो मंत्रिमंडल अपनी एडवाइस देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल वापस उस एडवाइस को भेजती है तो तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति है, स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, उसको मानना होगा। ये ऐसा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था। लेकिन 42वें के माध्यम से हमने क्या किया कि मंत्रिमंडल की एडवाइस पर राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति है भारतीय, वो मंत्रिमंडल की एडवाइस के ऊपर कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे मतलब कुछ प्रोविजन। और अगला अपना प्रोविजन है, अगला अपना प्रोविजन है कि आपको पता है दोस्तों कि भारत के अंदर शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। जो कानून है, शक्ति है ना, कुछ शक्तियां स्टेट लेवल के पास, स्टेट के पास है, राज्य सरकारों के पास है, कुछ शक्तियां वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कुछ शक्तियां हैं वो समवर्ती सूची के, 3 सूचियां हैं भारत के अंदर, 3 सूचियां संविधान के अंदर, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो कुछ शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य के पास है, और कुछ कानून ऐसे हैं जो समवर्ती सूची के अंदर डाले गए हैं। समवर्ती सूची के जो कानून है उस पर स्टेट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन केंद्र सूची है वहां पर सब, उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची है उसमें समवर्ती सूची के अंदर जो कानून है उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सूची के 5 ऐसे विषय, राज्य सूची के 5 ऐसे विषय जिनको मतलब समवर्ती सूची के अंदर डाला गया था, समवर्ती सूची के अंदर ऐड किया गया था। 5 ऐसे विषय थे जिनको हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची के अंदर ऐड किया गया था। वो 5 विषय कौन कौन से थे? एक तो है शिक्षा, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पहले समवर्ती सूची, राज्य सूची का विषय था, लेकिन हमने इसको अब इस समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बनाएगी। और दूसरा है वन, वनों से संबंधित जो भी कानून है उस पर स्टेट गवर्नमेंट और राज्य केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी। और वन्य जीव, वन्य जीव और उन वन्य जीवों का संरक्षण भी से संबंधित कानून है, उस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और नापतोल, नापतोल से संबंधित कानून, इसको भी हमने समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया था। और एक है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन से संबंधित जो भी कानून है उस पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी दोस्तों। तो आई होप कि आपका ये भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है ना, इसके माध्यम से हमने इस लिस्ट को बांटा गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर 5 विषय है, उनको हमने राज्य सूची से लिए और समवर्ती सूची के अंदर 5 को ऐड किया। अब ये जो समवर्ती सूची है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है दोस्तों। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों।
अब इसके ऊपर हम बात कर लेंगे दोस्तों। ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत का मिनी संविधान, मिनी संविधान भी कहा जा सकता है। ये भी आप 42वें संविधान के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।